हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरी कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है, लेकिन मुझे आप तक कहानी के अगले भाग को जल्दी पहुँचाना था, तो इसलिए मैं इसी शोर में वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस शोर के लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की तरफ। एक बार फिर भाग 17। प्रिया और उसकी सासू माँ डिजाइनर के पास जाते हैं पर शेखर नहीं आता। वो एक सुनसान जगह पर खड़ा था, तभी एक ब्लैक कलर की मस्टैंग आकर रुकती है। उसमें से दो लंबे चौड़े आदमी निकलते हैं और वह उनसे कहता है कि काम हो गया। यस सर। ओके, अब आगे। ये मेरी गाड़ी की चाबी लो और वापस ले जाओ। पर सर, आप अकेले जाएंगे? हमें आपके साथ रहने का ऑर्डर है। डोंट वरी, जैसा कहा है वैसा ही करना। वो उसकी गाड़ी में चले गए। शेखर दूसरी गाड़ी लेकर चला गया। निभा प्रिया की सासू माँ के जिद करने पर वापस चली आई। निभा बेटा, तुम भी मेरे लिए प्रिया जैसी हो। कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक हमें बताना। तुम पहले ही इतनी परेशान हो, ऊपर से प्रिया की शादी भी नजदीक आ रही है। दादी ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिया की शादी मेरी माँ का आखिरी सपना था। उसे पूरा होते हुए देखकर मैं बहुत खुश हूँ। माँ भी शायद देख रही होंगी। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। प्रिया की सासू माँ निभा के करीब बैठी हुई थी। उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। निभा, ये खुशी का मौका है, उदास नहीं होते। जिस माँ की ऐसी संस्कारी बेटियां हो, वो माँ बहुत खुशकिस्मत है। उन्हें तुम पर जरूर गर्व हो रहा होगा। अच्छा, तुम्हें एक बात पूछ रही हूँ कि अब एक दिन हमारे ज्वेलर्स के पास भी जाना पड़ेगा। तुम बता देना तुम्हें कब टाइम है। हमारे घर की इकलौती शादी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सब अरमान पूरे हों। मेरी बहन बहुत किस्मत वाली है जो उसे आप जैसा परिवार मिला है। प्रिया सुनकर शर्मा रही थी। उसके चेहरे की चमक उसकी खुशी बयां कर रही थी। अब तुम दोनों बहनें बात करो, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ाएगा। निभा, और तुम्हारा फैमिली डिनर भी यहीं से पैक होकर जाएगा। बच्चों से पूछ लो वो क्या खाएंगे, मैं शेफ को कह देती हूँ। आप परेशान ना हो, घर पर खाना तैयार हो रहा है। बल्कि मुझे निकलना चाहिए, देर हो रही है। दी, थोड़ी देर मेरे साथ बैठिए ना, प्रिया ने कहा। वो उसके साथ ऊपर रूम में चली गई। वहां उन्हें प्रिया ने कसकर गले लगा लिया। दी प्लीज गुस्सा थूक दीजिए। सॉरी दी, छोड़ो मुझे, दी ने कहा। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप गुस्सा हैं। अच्छा बाबा, नहीं हूँ गुस्सा, दी ने हंसते हुए कहा। उसने छोड़ दिया। दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम कब आओगी? दी बोली। दी, इन्होंने कहा है कि ये ही मुझे आपके घर छोड़ेंगे। बहुत जिद्दी हैं। नाराज हो गए थे कि तुम यहाँ से क्यों जा रही हो। तो ऐसी बात है, प्यार बढ़ता ही जा रहा है, दी ने हंसते हुए कहा। प्रिया, इस घर में सब बहुत अच्छे हैं। शादी के बाद शिकायत का कोई मौका मत देना। हाँ, सब बहुत अच्छे हैं दी। मुझे देर हो रही है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मैं निकलती हूँ। वो दोनों नीचे आ गए। नीचे दादी और शेखर की माँ से मिलकर दी निकल गई। दी के मना करने पर भी प्रिया की सासू माँ ने बहुत सारे गिफ्ट्स बच्चों के लिए भेज दिए। उधर शेखर एक लंबे सफर के बाद ऊंचाई पर बने एक खूबसूरत बंगले के गेट पर पहुंच चुका था। उसने हॉर्न बजाया। दरबार ने गेट खोल दिया। बंगला हाई सिक्योरिटी से लैस था। वो अंदर दाखिल हुआ। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। वहां उसे कोई नहीं नजर आया। इतने में एक आदमी आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। गुड इवनिंग सर, क्या यहाँ कोई नहीं है? इतने में एक खूबसूरत लड़की आई और उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। हाय डियर, आज तो एक अरसे बाद यहाँ आए हो। शेखर ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली और उसे एक तरफ कर दिया। तुम्हारे भाई और पापा कहाँ हैं? पापा तो घर पर हैं, पर विक्रांत भाई पता नहीं कहाँ गए हैं।
फोन करो उसे और बताओ कि मैं आया हूँ। इतने में एक बूढ़ा आदमी स्टेयर से नीचे उतरा। गोरा रंग, ग्रे हेयर, लंबा कद। उसने ऑफ वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, गले में सोने की मोटी सी चेन, हाथ में रोलेक्स की घड़ी। कुल मिलाकर चेहरे से रईसी टपक रही थी। ओहो, आज राजशेखर साहब तशरीफ लाए हैं, उसने व्यंग से कहा। वो आकर हॉल में लगे सोफे पर बैठ गया। उसने शेखर को बैठने को नहीं कहा और लग रहा था कि शेखर भी बैठने में इंटरेस्टेड नहीं था। शेखर ने उसे देखते हुए कहा, कैसे हैं मिस्टर खन्ना? अब हम इतने गैर हो गए कि ना कोई आदर न सम्मान। अंकल से सीधे मिस्टर खन्ना पर भेज दिया तुमने। वो लड़की वहीं पर खड़ी थी। तुम क्यों खड़ी हो? यहाँ आकर मेरे पास बैठो। वो जाकर बैठ गई। आपका बेटा कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। पहले मुझसे भी कुछ बात कर लो, ऐसी क्या नाराजगी है? मानना पड़ेगा तुम में काफी हौसला है, इसलिए शेर की मांद में अकेले चले आए। क्योंकि राजशेखर बाधवा जानवरों से मुकाबला करना जानता है, शेखर ने तल्ख लहजे में कहा। मेरे पास फिजूल बहस और फिजूल लोगों के लिए वक्त नहीं है। विक्रांत, उसने जोर से आवाज दी। मेरे घर में खड़े होकर इतनी जोर से चिल्लाने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मिस्टर के खन्ना ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा। तभी एक शख्स ने घर में प्रवेश किया और वह आकर शेखर के सामने खड़ा हो गया। आने वाला बंदा लगभग शेखर की उम्र का, देखने में हैंडसम, ऊंची कदकाठी का था। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ओ गॉड भाई, चुप करें। वो यहाँ मेरे लिए आया है। वो हमेशा यहाँ मेरे लिए आता है। वो लड़की बड़ी अदा से मुस्कुरा दी। रिनी, चुप कर दो। दुश्मनों के बीच में तुम मत आना। शेखर बाधवा, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हो सकता है कि तुम यहाँ से बाहर न जा पाओ। मैं तुम्हें यहीं दफन कर सकता हूँ, या मैं मीडिया में कह दूं कि तुमने मेरे घर आकर मुझ पर गोली चलाई है। तो कोशिश करके देख लो। अगर राजशेखर बाधवा यहाँ अकेला आया है तो कुछ न कुछ इंतजाम तो किया ही होगा। क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नजर आता हूँ? एक बात सुनो, बाहर जो मस्टैंग खड़ी है उसका तो अभी नंबर भी नहीं है। क्यों? जरा सोच कर देखो। अगर मैं निश्चित समय पर घर नहीं पहुंचा तो मेरे आदमी मुझे ट्रैक करते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे। वो मुझे ट्रैक कर रहे हैं। नंबर 1, मैं अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलता। दूसरा, मैं झुंड लेकर साथ नहीं चलता। तीसरा, मुझे तुम्हारी तरह हाय तौबा मचाने का शौक नहीं है। अब मैं जो तुमसे कहने आया हूँ उसे गौर से सुनो। मुझ पर जो गोली चली थी वो तुमने चलवाई थी, मैं अच्छे से जानता हूँ। और क्यों चलवाई थी ये तुम जानते हो। उस 2 टके की लड़की ने मेरी बहन की जगह ले ली। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? विक्रांत गरज उठा। खबरदार, उसके लिए एक शब्द भी कहा तो मैं किसी भी चीज का लिहाज नहीं करूंगा। शेखर ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। तभी रिनी ने कहा, शेखर छोड़ो उसे। शेखर ने उसे छोड़ दिया। तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म होने की वजह तुम खुद थी, और कोई था तो तुम्हारा ये भाई और तुम्हारे पापा। तुम मुझसे प्यार करती थी या ये रिश्ता बिजनेस डील का पर्पस था? शादी से पहले अपनी डिमांड्स याद है तुम्हें? अच्छा हुआ तुम लोगों की सारी सच्चाई मुझे पता चल गई। और हाँ रिनी, तुम तो मेरी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रही हो। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं जितनी शिद्दत से प्यार करता हूँ, नफरत भी उतनी ही शिद्दत से करता हूँ। और प्रिया, तुम क्या बराबरी करोगी उसकी? आज सिर्फ समझाने आया हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा। उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी वजह से हमें बिजनेस में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम आज तक कर रहे हैं। अपनी इस बहन के जरिए हमारे बिजनेस में 50% की पार्टनरशिप का सपना देख रहे थे, लेकिन इसकी वजह से ये सपना टूट गया क्योंकि तुमने इसे हर चाल सिखाई पर सब्र करना नहीं सिखाया। लेकिन ये तो तुम्हारे खून में है, चालाकी, धोखेबाजी, है ना मिस्टर खन्ना? विक्रांत खन्ना क्रोध में उबलने लगा। उसने मुट्ठियां भींच ली। निकल जाओ मेरे घर से कि इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं। तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। बाय द वे, ये चोरी छिपे अटैक करना बंद करो, नहीं तो किसी दिन ऐसे फंसोगे
कि तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। वो बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से रिनी ने आवाज दी, शेखर माय लव, तुमने तो मुझे भुला दिया, पर तुम्हारी प्यारी होने वाली वाइफ के लिए मेरे पास बहुत कुछ है जो दुनिया की नजरों से छिपा हुआ है। सोच रही हूँ कि उसे दिखा दूं। वो हंसते हुए बोली, तुमसे मुझे और कोई उम्मीद नहीं है। यह कहकर वो झटके से बाहर निकल गया। बास्टर्ड, विक्रांत गुस्से से चिल्लाया। भाई अब बस करो, क्यों अपना बीपी हाई कर रहे हो? वो चला गया है, इसे मैं मिट्टी में मिलाकर रहूंगा। इधर शेखर ड्राइव करते हुए रिनी के बारे में सोच रहा था कि कितनी गिरी हुई लड़की है। मैंने तो उसे दिल से चाहा था, बात शादी तक पहुंच चुकी थी। सेल्फिश गर्ल। सोचते सोचते उसका सिर दुखने लगा। घर पहुंचा तो 10 बज चुके थे। डिनर करने का उसका मन नहीं था। वो सीधे अपने रूम में चला गया। उसने अपना फोन ऑन किया तो पापा, मम्मी, प्रिया सबके कॉल थे। वो मम्मी पापा के रूम में गया तो पापा बेहद नाराज थे। उन्होंने उसे बुरी तरह डांट दिया। मम्मी ने उससे बात तक नहीं की। वहां से डांट खाकर वह अपने रूम में आया। उसने ब्लेजर उतारकर बेड पर फेंक दिया और आंखें बंद करके लेट गया। यही कोई 15 मिनट तक लेटे रहने के बाद वह उठा, बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर थकान उतारने के लिए सोने की तैयारी करने लगा, पर सिर दर्द से फटा जा रहा था। एक पेन किलर खा लूं, नींद भी आ जाएगी। इतने में डोर पर नॉक हुआ। उसने खोला तो देखा कि प्रिया थी। वह अंदर आ गई। आज आप देर से वापस आए हैं? वो चुप था। क्या हुआ? वो उसका चेहरा देख रही थी। बहुत सिर दर्द है, पेन किलर ले लेता हूँ। कुछ खाया आपने? मन नहीं है। खाली पेट दवा न खाएं। उसने दूध और बिस्किट मंगा लिए। शेखर ने एक बिस्किट खा लिया। दूध नहीं लूंगा, इससे नींद अच्छी आएगी, पी लीजिए। उसने जिद करके उसे दूध पीने को कहा। दवा लेने के बाद प्रिया ने उससे पूछा, यहाँ ऑयल है? लाइए, मैं सिर पर मसाज कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। वो नीचे कारपेट पर बैठ गया। प्रिया उसके सिर पर मसाज करने लगी। वो खामोश था। बहुत ज्यादा दर्द है? उसने कोमलता से पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया। काफी देर तक मसाज करने के बाद शेखर को अपना सिर हल्का महसूस होने लगा। अब थोड़ा आराम आया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। उसने उसके हाथों को अपनी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट लिया। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, कहते हुए वो इमोशनल हो गया। क्या बात है? देख रही हूँ आप परेशान हैं। इस समय आराम करें, ज्यादा बात करेंगे तो आराम नहीं मिलेगा। कुछ देर बैठोगी? वो बेड पर लेट गया। उसने आंखें बंद कर ली। प्रिया बैठकर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। उसे देखकर उसके दिल में प्यार उमड़ आया। उसने झुककर उसका माथा चूम लिया। उसके होठों का स्पर्श पाकर शेखर आंखें खोल उसे देखकर मुस्कुराया। प्रिया शर्माकर उठ खड़ी हुई। मैं चलती हूँ, अब आप सो जाइए। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं देखा, तुम बैठो ना। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ ऐसा जो तुम नहीं जानती। मेरे लिए किसी भी बात से ज्यादा जरूरी आप हैं। इस समय आप बात करेंगे तो सिर दर्द बढ़ जाएगा। कल बात करते हैं। नहीं करूँगा, बैठ जाओ। कोई बात नहीं करूँगा। वो बैठकर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। उसे नींद आ रही थी। वो जब तक सो नहीं गया वो बैठी रही। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे इस कहानी में। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।